दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल श्रुतिकोश पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार की। मौलिक अधिकार हमारे चल रहे थे और मौलिक अधिकारों में हमने समानता के अधिकार के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, और ये स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों हमारे संविधान में दिया हुआ है आर्टिकल 19 से 22। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार जैसा कि आपको पता है भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। ये वाद योग्य हैं और इन्हें अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण विषय वस्तु इसके बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इससे पूर्व में हमने बात की थी कि समानता का जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18। और अब हम आज बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है आर्टिकल 19 से 22। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, तो भारतीय संविधान का अगर हम देखिए उद्देश्यों की बात करें तो भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म या फिर उपासना की स्वाधीनता, स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। जो भारत देश है, आर्टिकल 19 से 22 तक भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। अब इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर दोस्तों जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्टिकल 19 देखिए, आर्टिकल 19 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में सबसे पहले नागरिकों को मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। उसके बाद जब हमारा 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ और अपने मौलिक अधिकारों में से जब आर्टिकल 31 को हटाया जो संपत्ति का अधिकार था, तो उसके साथ साथ यहाँ से छठी जो स्वतंत्रता थी, छठी स्वतंत्रता, ये छठी स्वतंत्रता पूर्व में दी गई थी दोस्तों संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति की स्वतंत्रता। तो जैसे ही हमने मौलिक अधिकारों में से आर्टिकल 31 को हटाया यानी संपत्ति के अधिकार को हटाया, तो आर्टिकल 19 में से संपत्ति की स्वतंत्रता भी हट गई। और ये कैसे हटी? ये हटी 44 में संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया और वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं है। किसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? आपके आर्टिकल 19 में। अब इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले 19(1) की। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19(1) में दिया हुआ है दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सिंपल भाषा में इसको कहें तो क्या है? ये बोलने की स्वतंत्रता। तो सर आर्टिकल 19(1) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इस स्वतंत्रता में दोस्तों प्रेस की जो स्वतंत्रता है, वो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत
आ जाती है, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। यानी समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों का प्रकाशन जो है इस अधिकार के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो क्या क्या है इसके अंदर, हम देख लेते हैं एक बार। इस संविधान के आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 19 के अनुसार क्या दिया गया है इसमें दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन एवं अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। और इसके साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता इसमें ही निहित है। और इसके अंदर अगर प्रेस की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों का प्रकाशन इस अधिकार में सम्मिलित है। तो यह दोस्तों आर्टिकल 19(1). दोस्तों संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और सीमित कर दिया गया। और इसके साथ साथ अब राज्य जिन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है वे हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा हो, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध हो, सार्वजनिक व्यवस्था हो, शिष्टाचार या सदाचार की बात हो, न्यायालय अपमान की बात हो, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना हो। तो ऐसी कंडीशन में जो राज्य है वो इनके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो हम देख लेते हैं एक बार। राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध किसमें? आर्टिकल 19(1) में। किस प्रकार ये कर सकता है, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है? देखिए कुछ जो इसमें विचार दिए गए हैं, कुछ आधार दिए गए हैं। तो आधार क्या है? आधार हैं, ये आधार कौन कौन से हैं? देखिए, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, इसके साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना। ये कुछ आधार हैं जिन आधारों के द्वारा राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसे किसके आधार पर सीमित किया गया? ये किया गया संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा और सीमित कर दिया गया। किसको? आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा
और इसको सीमित कर दिया गया और उसके अंदर ये आधार दे दिए गए कि साहब राज्य की सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ हो या विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध की बात हो, सार्वजनिक व्यवस्था की बात हो, शिष्टाचार या सदाचार की बात हो, या फिर न्यायालय अवमानना की बात हो, मानहानि की बात हो, अपराध के लिए उत्तेजित करने की बात हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों 1963 के 16वें संशोधन द्वारा स्वतंत्रता पर एक और प्रतिबंध लगाया गया और इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत राज्य से उसके किसी भाग को अलग करवाने का प्रचार करे तो राज्य द्वारा उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो एक चीज और यहां देख लेते हैं, 1963 के 16वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। और क्या था ये प्रतिबंध? ये प्रतिबंध था कि यदि कोई व्यक्ति भारत राज्य से उसके किसी भाग को अलग करवाने का प्रचार करे तो राज्य क्या कर सकता है? राज्य के द्वारा उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन जो है 1963 के अंदर दे दिया गया 16वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कि साहब अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत राज्य से भारत के किसी भाग को अलग करवाने की बात कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमने अभी बात की थी 44वें संविधान संशोधन की, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक व्यवस्था और की गई कि प्रेस संसद या राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में पूर्णतया स्वतंत्र है और राज्य के द्वारा इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। क्या क्या गया था? देखिए, आर्टिकल 19 के लिए कहा गया 44वें संविधान संशोधन में, तो 44वें संविधान संशोधन में क्या बात की गई कि प्रेस संसद तथा राज्य विधान मंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में क्या है? पूर्ण स्वतंत्र है और राज्य के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता? इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तभी तो दोस्तों आप देखते हैं कि प्रेस पर प्रतिबंध नहीं होने की दशा में ही आप लोकसभा राज्यसभा इनकी कार्रवाई आप देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। आप विधानसभा की कार्रवाई देख सकते हैं, राज्यों के अंदर विधान परिषदों की कार्रवाई देख सकते हैं। ये इसीलिए किया गया क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रेस को स्वतंत्र कर दिया गया कि साहब आप संसद और राज्य विधानमंडल की जो कार्रवाई है उसका प्रकाशन आप कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये चीज़ दी गई। दोस्तों एक वाद आया था, मुंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक निर्णय दिया था किसी वाद के अंदर और उसमें कहा गया था कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका अधिकार दूरदर्शन पर भी लागू होता है। तो दूरदर्शन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर लिया गया था और
उसमें जज साहब ने कहा था कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में विशेष तौर पर बातचीत, साक्षात्कार या इसी तरह के कार्यक्रमों में यदि बिना किसी कानूनी आधार के कोई काट छांट की जाए तो इस प्रकार की कार्रवाई को अवैध घोषित किया जा सकता है। ये एक डिसीजन दिया था मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के अंदर। अब यहीं पर हम बात करते हैं एक और, इस जो 19(1) है इसमें एक राइट टू रिजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है दोस्तों। 19(1) का ही ये पार्ट है, राइट टू रिजेक्ट, जिसको आप नोटा के नाम से भी जानते हैं। नोटा आजकल आता है ना, जो आपकी वोट देने जाते हैं तो वोट देने के अंदर अंतिम जो आपका बटन होता है वो नोटा का ही होता है कि अगर आपको उपरोक्त में से कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई पसंद नहीं आ रहा है कैंडिडेट, तो आप नन ऑफ द अबोव पर क्लिक कर सकते हैं, यानी नोटा पर क्लिक कर सकते हैं और किसी कैंडिडेट को चुनने नहीं चुनने का अधिकार ये आपको दिया गया है। तो नागरिकों को ये जो अधिकार है ये भी किसके आधार पर प्रदान किया गया है? आर्टिकल 19(1) के आधार के ऊपर ये प्रदान किया गया है। और इस राइट टू रिजेक्ट का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को? ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यह सुविधा और अधिकार प्रदान करना जिसका उपयोग करके वे ऐसे उम्मीदवार के प्रति अपनी क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? अपनी नापसंदगी प्रदर्शित कर सकें जो कि उन्हें चयनित किए जाने योग्य नहीं मिलता हो, चयनित किए जाने के योग्य नहीं समझते। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो चुनकर आने की प्रक्रिया रखते हैं, लेकिन अगर जो मतदाता है उसे वह व्यक्ति पसंद नहीं है, किसी भी कारण से वो हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वह राइट टू रिजेक्ट यानी नोटा का बटन दबाकर और उसे खत्म करवा सकता है, यानी उसे नहीं चुन सकता अगर वह उसे चुना नहीं जाना चाहता तो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें एक दिया हुआ है नियम 49O। नियम 49O क्या है ये नियम? चुनाव आचार संहिता का ये नियम है। चुनाव आचार संहिता 1961 में ये नियम दिया हुआ है और इस ये नियम दिया गया है और इस नियम के अंदर क्या है? मतदाता का अधिकार है। मतदाता को अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? कि किसी प्रत्याशी को पसंद ना करने की स्थिति में उसके प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर कर दे। ये अधिकार इसमें दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले अगर भारत में बात की जाए तो भारत में राइट टू रिजेक्ट की मांग सबसे पहले किसने की? सबसे पहले की लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा।
जयप्रकाश नारायण द्वारा ये मांग सबसे पहले की गई और किसके दौरान उठाई गई? संपूर्ण क्रांति के दौरान उठाई गई थी। तो सबसे पहले भारत में राइट टू रिजेक्ट की मांग लोक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति के दौरान ये मांग उठाई गई थी। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2013 को मतदाताओं को क्या दिया? राइट टू रिजेक्ट, यानी सभी उम्मीदवारों को खारिज करने का अधिकार दिया, अधिकार दे दिया। राइट टू रिजेक्ट का अधिकार दे दिया सभी मतदाताओं को कि आप चाहें तो अगर कोई आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप उसे खारिज कर सकते हैं। तो खारिज करने का अधिकार जो है वो दे दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू रिजेक्ट के अधिकार और गोपनीयता को कायम रखते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून की जो धारा है 128, उसमें निर्वाचन नियमावली की धारा 49 और 41(2)(3) को असंवैधानिक करार देते हुए इसमें एक दूसरे के विपरीत बताया है। अब निर्वाचक नियमावली के तहत अब तक वोटर को अपनी नापसंदगी जाहिर करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता था दोस्तों। उसे अपना पूरा परिचय देना होता था और इससे क्या होता था, उसके नकारात्मक मतदान की गोपनीयता भंग हो जाती थी। तो इस कारण से उस कैंडिडेट का भी पता चल जाता था कि किस कैंडिडेट ने हमें नकारात्मक वोटिंग की है। जब ईवीएम के अंदर ये सुविधा दे दी गई तो ईवीएम के अंदर ये पता नहीं चलता है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो नापसंदगी जाहिर कर रहा है, लेकिन पहले ये जो चीज़ थी ये दी गई थी। तो उसके बाद ये राइट टू रिजेक्ट का अधिकार दे दिया गया कि साहब ये चीज़ जो है आप किसी को आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं कि इसने वोट दिया है आपके पक्ष में या नहीं दिया है। तो ये यहाँ से चीज़ लागू कर दी। अगर हम बात करें वैश्विक स्तर की, तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर राइट टू रिजेक्ट को सबसे पहले 1903 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में लागू किया गया था। देखिए वैश्विक स्तर पर यह 1903 के अंदर लागू हुआ था। और भारत जो है वो राइट टू रिजेक्ट का अधिकार प्रदान करने वाला कौन से नंबर का देश है? भारत राइट टू रिजेक्ट का अधिकार प्रदान करने वाला कौन सा देश है? 14वां देश है जो भारत राइट टू रिजेक्ट का अधिकार प्रदान कर रहा है आम जनता को। इससे पूर्व किस किस में थे? अगर इससे पूर्व के देशों की बात की जाए तो अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, यूक्रेन, चिली, बांग्लादेश, इसके अलावा फिनलैंड, स्वीडन, इन देशों में भी ये व्यवस्था जो है वर्तमान में प्रचलित है दोस्तों। तो ये जो देश हैं जिन देश में राइट टू रिजेक्ट की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अगर हम मतदान की व्यवस्था की बात करें तो सर्वप्रथम बेल्जियम में 1892 में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू की बेल्जियम में। और भारत में 2009 में
जो गुजरात राज्य द्वारा स्थानीय निकायों के जो चुनाव हुए उनके अंतर्गत होने वाले चुनावों में अनिवार्य मतदान व्यवस्था लागू किया गया। अनिवार्य मतदान व्यवस्था को लागू किया गया जो 2009 के गुजरात के पंचायती राज के जो चुनाव हुए थे, स्थानीय निकायों के जो चुनाव हुए थे वो। अब अगर बात करें कि नोटा का सर्वप्रथम इस्तेमाल कब किया गया, तो दोस्तों झारखंड देश के चुनावी इतिहास में नोटा का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य है। कौन? झारखंड। 17 नवंबर 2013 जहां पर झारखंड देश के चुनावी इतिहास में पहला ऐसा राज्य बना जो कि नोटा का इस्तेमाल जहां पर किया गया। तो ये पहला इसका हमने बात की देश के किसी राज्य की। अब हम बात करते हैं, ये 19(1) था दोस्तों। अब हम बात करते हैं 19(2) की, या आर्टिकल 19(1) ख। अब आर्टिकल 19(1) ख क्या है, देखिए। आर्टिकल 19(1) ख कहता है कि निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। ये क्या प्रदान कर रहा है हमें? ये प्रदान कर रहा है निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों की सभा या सम्मेलन किया जा सकता है। ये अधिकार जो है ये प्रदान किया गया हमें संविधान के द्वारा। उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। और ये जो स्वतंत्रता है ये ऐसा नहीं कि असीमित रूप से आपको दे दी गई है। दोस्तों, राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। देखिए, सीमित कैसे किया जा सकता है? राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1) ग की। आर्टिकल 19(1) ग, और ये क्या कहता है? समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता है साहब। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को दोस्तों समुदाय और संघ बनाने के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता कुछ प्रतिबंधों के द्वारा इसको लिमिटेड भी किया गया है। राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण ना कर लें जो षड्यंत्र करें या फिर शांति या व्यवस्था को भंग करें। तो ऐसी कंडीशन में इनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। बात करते हैं आर्टिकल 19(1) घ की। 19(1) घ क्या कहता है? कि देश के किसी भी भाग में भ्रमण तथा निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता, भ्रमण तथा निवास की स्वतंत्रता। तो ये बात की गई है आर्टिकल घ, और ये आर्टिकल च दोनों है दोस्तों, घ और
च। घ तो कौन सा है, ये आर्टिकल 19 एक घ, और ये है आर्टिकल 19 एक और च। तो इसके अंदर क्या कहा गया, भ्रमण की स्वतंत्रता। दोस्तों, भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध और विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के अंदर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित में और अनुसूचित जातियों जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अभी देखिए, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, भ्रमण की स्वतंत्रता तो है ना, लेकिन कोविड-19 में आपने क्या देखा, राज्य ने आवश्यक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अगर जनता को किसी चीज से हानि हो, अगर आप कोविड-19 के अंदर मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ये फैलने का खतरा हो सकता था, देश के अंदर महामारी फैलने का खतरा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया, ऐसी कंडीशन में आपने लॉकडाउन की स्थिति का पालन किया, और लॉकडाउन के अंदर क्या कर दिया, आपको एक जगह स्थायी रूप से रुकने के बारे में बात की गई, यानी आपकी भ्रमण की स्वतंत्रता के ऊपर रोक लगा दी गई। और ये क्यों, क्योंकि अगर सामान्य जनता के हित की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं निवास की स्वतंत्रता। दोस्तों, भारत में सभी नागरिक अपनी इच्छानुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं, किंतु राज्य द्वारा सामान्य जनता के हित में क्या किया जा सकता है, उचित प्रतिबंध जो है इनके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये निवास की स्वतंत्रता के बारे में बात होती है। यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप, क ख ग घ और फिर च आ गया, ण का आ गया। तो दोस्तों ण अभी, तो इसके लिए हमने अभी बात की थी कि जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाने के दौरान संपत्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार था वो भी यहाँ से हट गया, तो वो ण में दिया हुआ था, तो वो यहाँ से हटा दिया गया है, जो संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन उसके द्वारा। और फिर बात करते हैं हम आर्टिकल 19 जय की, और ये 19 जय क्या कहता है, 19 जय कहता है व्यवसाय की स्वतंत्रता। या आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता। दोस्तों, संविधान ने सभी नागरिकों को व्यापार, उपजीविका, व्यापार, व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ तो आप ध्यान रखें कि अगर जनता के हितों को कहीं कोई दिक्कत होती है तो राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, या फिर किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर डिसाइड होती है। तो इन चीज़ों में हमने देखा, देखिए यहाँ पर संविधान द्वारा जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, वो एक चीज़ तो हमने यहाँ देखी कि ये असीमित नहीं है, इनमें से प्रत्येक पर कोई ना कोई प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकता है। और इन प्रतिबंधों के होते हुए भी अगर हम ये देखें तो ये स्वतंत्रताएं सुरक्षित है, यानी युक्त प्रतिबंध ही लगाए जा सकेंगे, इसके अलावा और कोई प्रतिबंध जो है इनके ऊपर नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों दो निर्णय जो है वो एक महत्वपूर्ण 19/6 को प्रदर्शित करते हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें कहा गया कि टेलीफोन टैपिंग व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन है। टेलीफोन टैपिंग यानी राज्य के द्वारा टेलीफोन टैपिंग का उस समय तक आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक न हो। सार्वजनिक हित या सार्वजनिक सुरक्षा की बात में तो टेलीफोन टैपिंग की जा सकती है, लेकिन इसके अलावा ये जो गोपनीयता है इसका उल्लंघन माना जाएगा। और ऐसा ही एक निर्णय दिया 13 नवंबर 1997 को, और इसमें कहा गया कि विशेष उद्देश्य से किसी संगठन द्वारा, विशेष उद्देश्य से किसी
संगठन द्वारा करवाई गई हड़ताल तथा किसी दल अथवा संगठन द्वारा जबरन करवाए गए बंद में, ये अंतर स्पष्ट किया, अंतर करते हुए क्या कहा, बंद को गैर कानूनी घोषित किया। दोस्तों 1997 का जो ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसमें कहा गया कि साहब जबरदस्ती अगर कोई बंद करवाया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में वह क्या है, वह गैर कानूनी है। और बंद के दौरान एक चीज का और ध्यान रखना होगा, बंद के दौरान किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को अगर नष्ट किया जाता है, जनजीवन को ठप किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो गैर कानूनी माना जाएगा। ये चीज दोस्तों यहां पर ध्यान देनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 किसके लिए? आर्टिकल 20 है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण का ये जो आर्टिकल है वो दिया हुआ है आर्टिकल 20 के अंदर। और आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है देखिए, कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। देखिए ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 20 में और इसीलिए संरक्षण प्रदान करता है कि अगर आप जिस समय कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उस समय अगर वह अपराध नहीं था तो ऐसी कंडीशन में उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। यानी जिस समय किसी कार्य का किया जाए उस समय उस कार्य का अपराध होना भी आवश्यक है, तभी वो किया जा सकता है, उसे दंड दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई दोस्तों, इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात क्या की गई, एक और महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को क्या नहीं किया जा सकता, एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है, एक ही बार दंड दिया जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि किसी अपराध के लिए व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये किस में बात कही गई, ये आर्टिकल 20(3) में बात की गई। देखिए आर्टिकल 20(1), ये आर्टिकल 20(2) और ये आर्टिकल 20(3). तो ये आर्टिकल 20(3) में बात की गई कि साहब किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा।
यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, मानवाधिकारों में एक चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार किसमें है? ये मानवाधिकार। तो मानवाधिकारों में एक चुप रहने का अधिकार भी दिया गया है, जिसको कहते हैं राइट टू साइलेंस। राइट टू साइलेंस। दोस्तों, संविधान 20(3) के तहत ये नागरिकों को प्रदान किया गया है। नागरिकों को दिया गया है। यानी चुप रहने के अधिकार का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ किसी भी तरह का साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह का साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति पूछताछ के दौरान चुप रहता है तो उसकी चुप्पी का कोई भी उल्टा मतलब भी नहीं निकाला जा सकता कि आपसे प्रश्न पूछा और चुप रहे तो इसका मतलब है कि अपराध आपने ही किया है। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता है। और यहाँ पर विधि आयोग ने भी यह कहा कि अगर अधिकार में कटौती की जाती है तो वह संविधान अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होगा। दोस्तों, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एवं लाई डिटेक्टर टेस्ट को आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन बताया था। यानी जहाँ पर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एवं लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात आती है, अगर जिस व्यक्ति का ये टेस्ट किया जा रहा है उससे परमिशन नहीं ली जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसकी सहमति के बिना किए गए जो ये कार्य हैं, ये 20(3) का उल्लंघन जो है वो माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ लिखी हुई है आर्टिकल 21 में कि भाई किसी व्यक्ति को उसके जीवन से, उसकी दैहिक स्वतंत्रता से जो किसी प्रक्रिया के आधार पर हो, ऐसी कंडीशन के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता है। और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसमें भी कहा था कि साहब जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें आवास का अधिकार भी सम्मिलित है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट जीवन जीने के अधिकार में आवास का अधिकार सम्मिलित माना है। ठीक है, तो प्राण में दैहिक स्वतंत्रता को क्या कहा जा सकता है? और जीवन जीने का अधिकार भी इसको कहा जाता है। जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है। दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान कर दिया गया और आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। ये बात हमने पूर्व में भी की थी। तो इसे आपातकाल में भी सीमित नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 21। और फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। और आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? आर्टिकल 22 संबंधित है बंदीकरण की अवस्था में
संरक्षण से, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण से। तो क्या कहा गया इसके अनुसार में? इसके अनुसार ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पश्चात यह आवश्यक होगा कि उसे बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाए तथा गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित किया जाए, निकटतम न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किया जाए और न्यायाधीश की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ये भी यहाँ पर आवश्यक है। दोस्तों, अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होते हैं। पहला तो शत्रु देश के निवासियों पर और दूसरा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों पर। तो दो पर लागू नहीं होते। किस पर? एक तो शत्रु देश के निवासियों पर और दूसरा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर, इन पर ये लागू नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन थी हमारी। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है निवारक निरोध का। दोस्तों, निवारक निरोध क्या? निवारक निरोध का मतलब है कि किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंद कर देना, ये निवारक निरोध कहलाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में कई बार आपने देखा होगा कि निवारक निरोध की प्रक्रिया के माध्यम से जो लोग हैं उनको रख लिया जाता है कि साहब ये कोई अपराध कारित कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या कर लिया जाता है? पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, नज़रबंद कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों। हम इससे अगले वीडियो के अंदर और नज़रबंद के बारे में बात करेंगे, निवारक निरोध के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये आर्टिकल हमने बात की 19 से लेकर 22 तक। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।